हेलो फ्रेंड्स। और छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं दोस्तों। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025-26 आप सभी को जानकारी मिल चुकी है कि 5000 पदों पर छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होने वाली है। इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए निःशुल्क कोचिंग लेके आया हूं दोस्तों। निःशुल्क शिक्षक भर्ती की तैयारी हमारे द्वारा आपको दी जाएगी, जहां आपका प्राइमरी टीचर डीएड वालों के लिए एवं जो आपका मिडिल सेक्शन जो टीजीटी का पोस्ट होता है वर्ग 2 का, उसकी तैयारी हमारे द्वारा निःशुल्क दी जाएगी। साथ ही साथ जो आपका पीजीटी अर्थात व्याख्याता व्याख्याता का जो आपका 50 नंबर का जो सेक्शन है उसकी तैयारी भी हमारे द्वारा दी जाएगी आप लोगों को, क्योंकि सिलेबस सामान्य है। ठीक है। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आया था इसमें कि सर पीजीटी का सिलेबस बता दीजिए। तो पीजीटी का देखिए सिलेबस बताना मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल कहने का मतलब है कि आपका जो सब्जेक्टिव है जिसमें आपने मास्टर्स किया है, पीजी किया हुआ है, उसका सिलेबस हर हर अलग अलग सब्जेक्ट बता पाना यहाँ पर संभव नहीं है। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बट यहाँ पर मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, जो पीजीटी अर्थात व्याख्याता वाले हैं, पीजीटी या व्याख्याता वाले हैं, काफ़ी लोगों का मैथ्स वालों का कमेंट आया था, ज्योग्राफी वालों का कमेंट आया था, कॉमर्स वालों का भी कमेंट आया था कि सर क्लासेस दे दीजिए और इसका सिलेबस बता दीजिए। तो पीजीटी और व्याख्याता का यहाँ पर सिलेबस जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि पहला चीज़ तो याद रखना है, जो भी व्याख्याता वाले की तैयारी कर रहे हैं उनका जो 100 प्रश्न रहेगा, 100 क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों का, वो आपका पूरा सब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। मतलब 100 प्रश्न जो आएंगे आप लोगों के, 100 प्रश्न जो आएंगे वो आप लोगों के विषय से संबंधित रहेंगे। जैसे कि आपने भूगोल में एमए किया है या आपने गणित में एमएससी किया हुआ है, तो आप लोगों का पूरा सब्जेक्टिव उसी पर ही रहेगा बेस्ड। जैसे कि मैं एक व्याख्याता की तैयारी भी करवाता हूँ दोस्तों, समय मिल पाएगा तो मैं करवाऊँगा। तो व्याख्याता के लिए यहाँ पर सिलेबस जो 11-12 का जो है सेक्शन, उसको 5 बांटों में बांटा गया है, 5 भागों में उसको बांटा गया है। एक तो आपका सेट थ्योरी हो गया, उसी के बाद आपका हो गया रियल फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, और साथ ही साथ आपका जो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन है, ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पूरा बता पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है। तो आप लोगों का जो 100 प्रश्न रहेगा, जो ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके पूरे सब्जेक्टिव रहेंगे। वहीं आप देखेंगे जो 50 क्वेश्चन बच जाते हैं, क्योंकि 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है। अभी तक का व्यापम ने जो टीचर का भर्ती लिया 150 प्रश्नों का था। अब इस समय क्या स्थिति रहेगी, व्यापम अगर एग्ज़ाम लेता है तो कितने प्रश्न रहेंगे, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है अभी। यदि पीएससी इसका एग्ज़ाम लेता है तो 150 क्वेश्चन ही एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि 100 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव हो गए, और अगर 150 प्रश्न का पेपर होता है तो 50 क्वेश्चन में से याद रखेंगे जो 30 क्वेश्चन है वो आपका सीडीपी रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के आएंगे, हिंदी भाषा से संबंधित। 5 क्वेश्चन आपका अंग्रेजी भाषा से संबंधित आएगा, जिसमें ग्रामर और वोकैबुलरी पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन आपके जीएस का रहेगा, वो छत्तीसगढ़ का भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, या करंट अफेयर्स भी हो सकता है। और 5 क्वेश्चन जो आप रहेगा वो कंप्यूटर का रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर का भी बहुत महत्व आप जानते हैं। इस प्रकार से इनको टोटल करेंगे आप लोग तो ये बन जाएगा 50 क्वेश्चन। तो ये 50 क्वेश्चन ये जो थे वो यही थे, सीडीपी के 30, हिंदी के 5, इंग्लिश के 5, जीएस के 5 और कंप्यूटर के 5। वहीं आपका 100 प्रश्न पूरा आपका विषय से संबंधित रहेगा, सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग व्याख्याता की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पर व्याख्याता की तैयारी के लिए जो ये 50 क्वेश्चन है इसकी तैयारी हमारे द्वारा करवाई जाएगी। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जीएस का क्लासेस मिलेगा कंप्लीट, छत्तीसगढ़ का मिलेगा कंप्लीट, मैथ्स रीजनिंग का मिलेगा कंप्लीट, सीडीपी का मिलेगा आप लोगों को, लैंग्वेज का मिलेगा, कंप्यूटर का मिलेगा, और इन दी एंड जो करंट अफेयर्स का बचता है, आर्थिक सर्वेक्षण, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ टेस्ट सीरीज़ जो है आपका मॉडल टेस्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे, मॉडल टेस्ट के माध्यम से। और जो पीआरटी टीचर्स हैं, जो प्राइमरी वाले हैं, उनका एक और सेक्शन बनता है पर्यावरण का। तो ये जो पर्यावरण का जो पार्ट आता है ये भी आपका जीएस के अंदर हम लोग पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हम लोग इस सभी चीज़ों को यूट्यूब पर कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, किस प्रकार से आप लोगों का शेड्यूल रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पहला चीज़ कि ज्योग्राफी जीएस का सेक्शन है, मान लीजिए जीएस का वेटेज आप लोगों का यहाँ पर देख सकते। कौन? टीजीटी वालों के लिए और प्राइमरी वालों के लिए, टीजीटी और पीआरटी, इन दोनों के लिए
अभी वर्तमान में टीजीटी का आप लोगों को जानकारी है कि मैथ साइंस का पोस्ट अभी जो संशोधित प्रस्ताव गया था उसमें नहीं आया था, पर फिर भी हम यहाँ पर मैथ्स और साइंस की तैयारी भी आप लोगों को करवाएंगे। पर वर्तमान में अभी क्या दिख रहा है, कला संकाय से संबंधित जो आपके इकोनॉमिक्स वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, आर्ट्स वाले हो गए, उनका पोस्ट आया हुआ है टीजीटी में। तो टीजीटी के लिए जीएस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जीएस की क्लासेस आपकी रेगुलर आएंगी दोस्तों, ठीक है। जीएस के साथ आप लोगों का सीडीपी का जो पार्ट है ये रेगुलर चलेगा, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन आएगा आपका। इसके साथ आपका जो मैथ्स रीजनिंग का सेक्शन है, ठीक है, ये बहुत वृहत है, आपको पता है, जैसे जीएस है वैसे ही आपका मैथ्स है, मैथ्स रीजनिंग, तो इसकी भी क्लासेस रेगुलर चलेंगी, ठीक है। तो हमारे द्वारा आप लोगों को मुख्य रूप से देखिए क्लासेस जीएस का में पहले सबसे पहले ज्योग्राफी को पढ़ाया जाएगा। ज्योग्राफी आप लोगों का 10 से 15 दिन में हमारा टारगेट है कंप्लीट कराने का, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ज्योग्राफी की क्लासेस चलेंगी, साथ ही साथ आपका मैथ्स रीजनिंग की क्लास चलेंगी, ठीक है, ये भी रेगुलर चलेंगे। बेसिक से समझेंगे पूरा, बेसिक से हम लोग पूरा एडवांस तक चलेंगे और हर टॉपिक को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि 15 अगस्त बीत गया है, आपको पता है 15 अगस्त निकल गया। शिक्षक भर्ती से संबंधित सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं की अभी तक का। संभवतः 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन यदि आपका नोटिफिकेशन या कुछ घोषणा आ जाता है डायरेक्टली, तो आप समझ लीजिएगा कि इस साल आपका भर्ती होगा। यदि ये इस बार घोषणा नहीं होता तो फिर समझ लीजिए कि सीजीटीईटी के बाद, सीजी टेट के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 5 सितंबर को नहीं आया तो आप लोगों का सीजीटीईटी के बाद ही होगा ये परीक्षा, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो हमारे पास अभी समय है, अगर हम देखें तो अगर 5 सितंबर को भी अगर कुछ घोषणा होता है तो आपका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। कब होगा? नवंबर दिसंबर में, ठीक है। सभी चीज़ों को समराइज़ करना, मैनेज करना में टाइम लगता है दोस्तों। तो नवंबर दिसंबर में हमारे पास अभी 3 से 4 महीने का समय है, और 3 से 4 महीने में आप लोगों का जितना भी एंटायर सिलेबस है ये हमारे द्वारा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। और यदि सीजी टेट के बाद एग्ज़ाम होता है तो सिलेबस तो आप लोगों का कंप्लीट हो ही जाएगा। रिवीजन और अधिक से अधिक हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करूँगा। पहला चीज़ तो यहाँ पर है कि ज्योग्राफी जीएस का सेक्शन चलेगा डेली, मैथ्स रीजनिंग का डेली सेक्शन चलेगा, और आपका आइदर सीडीपी और सीजी, सीडीपी या फिर आपका सीजी, ये डेली क्लासेस चलेंगी डेली, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट है या आपका कंप्यूटर वाला पार्ट है, ये आप लोगों के लिए हम संडे या कोई ओकेशन के समय इसकी क्लासेस रखेंगे, क्योंकि हमारे पास भी समय का थोड़ा अभाव है, हमारा भी वर्किंग रहता है। तो जिस दिन हमारा वर्किंग नहीं रहेगा संडे या ओकेशन के दिन, उस दिन हम आप लोगों के लिए लैंग्वेज का थोड़ा मैराथन बड़ा सेक्शन लेके आएंगे, क्योंकि संडे या ओकेशन के समय आप लोगों का लैंग्वेज, जैसे हिंदी है तो 2-3 घंटे के क्लासेस ले लिए, कंप्यूटर हो गया तो आप लोगों का 2-3 घंटे के क्लासेस ले करके उसे समाप्त करेंगे, और अधिक से अधिक उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी करते चलेंगे। तो इस प्रकार का कुछ आप लोगों का रूपरेखा रहेगा, किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है हमारे साथ जुड़ करके। रही बात आप लोगों का करंट अफेयर्स का, जो आपका करंट अफेयर्स होता है समसामयिक की, तो करंट अफेयर्स का भी आप लोगों का क्लासेस बीच बीच में दी जाएगी, और परीक्षा के पूर्व महामैराथन के माध्यम से, परीक्षा के पूर्व जो है आपका मैराथन क्लासेस लाया जाएगा इन सभी के लिए। जैसे आपका करंट अफेयर्स हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण का भी छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसमें आपका बजट से संबंधित और जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी खर्च हैं, जितना भी आपका उद्योग का जानकारी है, यहाँ पर वनों की जानकारी है, या आपका वित्त का संबंधित जो भी है, लोक वित्त का संबंधित जानकारी जितना भी है आप लोगों को सेक्शन वाइज वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा आर्थिक सर्वेक्षण, जिसका 2 वीडियो अभी तक डल चुका है। आप लोग आर्थिक सर्वेक्षण वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर्स का भी मैं 3-4 वीडियो लेके आया हूँ, जो परीक्षा उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे भी अपनी तैयारी में इसको शामिल कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि आप करियर रक्षक और आपका प्रयोगशाला परिचालक और एडीआई का क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे दोस्तों, करंट अफेयर्स के, आर्थिक सर्वेक्षण के दोनों। साथ ही साथ आपका जो एबीओ हुआ था, एडीओ, उसमें भी वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले थे, और आबकारी आरक्षक में भी देखने को मिला था। तो करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है और आर्थिक सर्वेक्षण का जो सीरीज़ है, उसको आप लोग जरूर से फॉलो करिए, और अभी से ही पढ़ते चलिए, क्योंकि उस समय एक बार आप लोग पढ़ेंगे ना, एक बार पढ़ लिए रहेंगे तो आप लोगों को जल्दी वो पिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और छत्तीसगढ़ के क्लासेस को भी आप लोग देखिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के क्लासेस डल चुकी हैं काफ़ी सारे, बहुत सारे छत्तीसगढ़ के क्लासेस बन चुकी हैं ऑलरेडी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू और थ्योरेटिकल क्लास दोनों।
तो थ्योरी भी बन चुका है, एमसीक्यू भी बन चुका है, तो आप लोग उसको फॉलो करते चलिए। अलग से उसके लिए मैं विशेष क्लास नहीं लाऊंगा, क्योंकि आप लोगों का प्लेलिस्ट बना हुआ है छत्तीसगढ़ का, उसमें आप लोग शुरू में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आप लोग पढ़ सकते हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 करके, लेक्चर 3 करके ऐसे बना हुआ है दोस्तों। तो वहाँ पे आप जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ। टीचर भर्ती जो है, शिक्षक भर्ती 2025-26, इस प्रकार से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। यहाँ पर भी आप जा कर के क्या है, पूरे वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आपको सब्जेक्टिव वाइज पढ़ना है, यदि सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ना है तो आप लोग जाएंगे, जैसे सीजी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैथ्स रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, लैंग्वेज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जीएस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वैसे ही आपका करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो वहाँ पर आप लोग जा कर के डायरेक्टली पढ़ सकते हैं उस टॉपिक को, उस विषय को। बाकी शिक्षक भर्ती वाले जो प्लेलिस्ट बनेगा उसमें मैं सब कुछ डाल दूँगा। क्लियर है दोस्तों? तो आज से आप लोगों की क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्वास्थ्य सही नहीं था, इस वजह से क्लासेस टाइम पे नहीं मिल पाया। एक बात और विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों, यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा या कोई समस्या आया तो उस दिन वीडियो अपलोड नहीं होगा। तो उस दिन आप लोगों को रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। हमारे पास भी आकस्मिक कुछ कारण से अगर कुछ काम आ गया और वीडियो अपलोड नहीं हो पाया या कंटेंट नहीं बन पाया, तो आप लोग उस समय रिवीजन करेंगे दोस्तों, ठीक है। और पॉसिबल हुआ तो एक दिन में मैं हो सकता है 3 से 4 क्लासेस दे दूँ आप लोगों को, ठीक है। तो फ्री की क्लासेस हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। बाकी मैं आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा दोस्तों। और अगर भर्ती सीजी टेट के बाद होता है तो हम लोग अधिक से अधिक टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों की तैयारी और क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो अभी आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, समय है आप लोगों के पास, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करिए। प्लेलिस्ट में जितना भी वीडियो बन चुके हैं अभी तक का, जो प्लेलिस्ट हमारा बना है हमारे इस चैनल पर, वहाँ जाइए आप लोग और वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी न्यू वीडियोस आप लोगों के आएंगे। सबसे पहले हम लोग डील करने वाले हैं ज्योग्राफी, मतलब आपका भारत का भूगोल को हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं। भारत का भूगोल और गणित में हम लोग यहाँ पर आप लोगों का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। गणित का प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हम लोग संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम को डील कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोग उसको पढ़िए, ठीक है। मैं बेसिक से बताया हूँ आप लोगों को दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा अच्छे से, क्योंकि समझाया हूँ उसमें, बेसिक से लेकर के एडवांस क्वेश्चन करवाया हूँ। और जितने भी और नए क्वेश्चंस मेरे को मिलते हैं एडवांस क्वेश्चंस, मैं उसको भी उसमें ऐड करते जाता हूँ। जैसे नंबर सिस्टम का टॉपिक है तो नंबर सिस्टम से संबंधित जो भी मेरे को एसएससी का, रेलवे का या पीएससी का, युवाम का नया क्वेश्चन मिलता है तो मैं अपने प्ले लिस्ट में जा करके उसको ऐड कर देता हूँ। तो वहाँ पास आप लोग उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे नए टॉपिक में बढ़ने वाले हैं, जैसे कि डेसिमल फ्रैक्शन या फिर आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। इसको हम लोग डील करेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे आप लोगों का पूरा ज्योमेट्री तक हम लोग जाएंगे और एडवांस क्वेश्चन को भी करते चलेंगे गणित में। तो आप लोगों को इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आपने ध्यान दिया होगा कि बड़े बड़े महंगे कोचिंग वाले जितने भी होते हैं वो आप लोगों का पैसा तो इतना ज़्यादा रखते हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड नहीं कराते, ना ही सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करा पाते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग पहले जीएस का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका मैथ्स रीजनिंग का और आइदर सीडीपी या फिर आपका छत्तीसगढ़ के डेली क्लासेस चलेंगे। तो अभी हम देखेंगे भारत का भूगोल। आज का जो सेक्शन होगा दोस्तों, भारत का भूगोल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। हमारा ये टारगेट है कि 10 से 15 दिन में आपका भारत का भूगोल का ख़त्म किया जाए, ठीक है। जैसे परीक्षा में प्रश्न करते हैं उस दृष्टि से हम लोग पढ़ाई करेंगे दोस्तों। अब जैसे भारत का भूगोल समझना है या भूगोल को समझना है तो हमको मैपिंग के थ्रू पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमको दिखना चाहिए भूगोल, ठीक है। स्टैटिक जानकारी जो है आपको, जैसे डेटा है, जैसे भारत का क्षेत्रफल हो गया, भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, ये सभी जानकारी मैं आपको लिखाऊंगा ही, बताऊंगा ही। लेकिन भारत कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से इसका मैप है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पाया जाता है, ये सभी हम मैप में देखेंगे तभी हमको क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि भारत कहाँ पर स्थित है पूरे विश्व में, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात मान लीजिए कि आपका दिशा है, कौन सी दिशा है, नॉर्थ है एक दिशा,
दूसरा है आपका साउथ, उत्तर है, दक्षिण है, ये आपका हो गया पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम, वेस्ट। चारों डायरेक्शन यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ। ये क्या है आपका, समझ लीजिए पृथ्वी है। यहाँ पर आपका क्या है, भारत देश है। यहाँ पर भारत क्या है, स्थित है आपका। कौन से क्षेत्र में यहाँ पर आपको याद रखना है, उत्तर पूर्व। किस दिशा के बीच में है दोस्तों, यहाँ पर आपका नॉर्थ है और ये आपका पूर्व है, ईस्ट है और ये आपका उत्तर है, और इन दोनों के बीच में क्या है आपका, भारत देश है। क्या है, भारत देश। भारत का जो आकार है, भारत देश का आकार, सबसे पहला बात याद रखना है कि आकार क्या है भारत देश का, ये चतुष्कोण आकार का है। कौन सा आकार का है, चतुष्कोण आकार। ठीक है, मतलब कि क्वाड्रिलैटरल है। कहाँ पर स्थित है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व, इसको आप लिख लिए गोलार्ध। ठीक है, गोलार्ध मतलब कि जो पृथ्वी है आपका, ये जो आपका क्या है, ये है आपका पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी का शेप को जानना है कि ये अंडाकार है, जिसको ऑब्लोग एंडा शेप बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, ये आपका काल्पनिक रेखा खींची गई है, ये है आपका 0 डिग्री। क्या है 0 डिग्री, है विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से इक्वेटर के समानांतर रेखाएं खींची गई हैं कुछ इस प्रकार से। इसको बोलते हैं दोस्तों लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं इसको, अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको साइंटिस्ट लोगों ने डिज़ाइन किया है, या इसको माना है कि एक आपकी क्या है, अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अक्षांश रेखा से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, तो अक्षांश रेखा से याद रखना है कि हम लोग दिशा या दूरी देखने के लिए या पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अक्षांश रेखा का उपयोग करते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड लाइंस। लेटा हुआ है ऐसा, इसलिए ये लैटिट्यूड है। ठीक है, अब इसी के आप रेस्पेक्ट में समझ लीजिए, यहाँ पर से एक और लाइन खींचा गया है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है, इसको भी 0 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम आपके लंदन से गुजरा है ये रेखा 0 डिग्री। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम यहीं से मेज़र किया जाता है। भारत यहाँ पर है, मैं आपको बताया हूँ कहाँ पर है, भारत यहाँ पर है। ठीक है, इसी के ही आपका रेस्पेक्ट में बहुत सारी क्या खींची गई हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस। कौन सी लाइंस, देशांतर रेखा बोलते हैं जिसे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे, यह समझाने के लिए है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे कंसीडर करके चलिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन नहीं है ये आपका कौन सा रेखा हो गई जो सीधी खड़ी खड़ी आ रही है, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा मुख्य रूप से आपका इससे आपका समय का निर्धारण किया जाता है। किसका, समय का निर्धारण किया जाता है। जो भारत के, देखिए यहाँ पर भारत से भी गुजरी हुई लाइन 82.5 डिग्री बोलते हैं इसको, 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइंस 82.5 डिग्री, यहीं से ही भारत का आपका मेन समय का सारणी का डिसाइड किया जाता है। ठीक है, मेन जो समय का सारणी है, इलाहाबाद के नैनी से ये लाइन गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है ये लाइन। ठीक है, पूरा डिटेलिंग करूँगा कि मैं कौन कौन से राज्य से गुजरता है ये आपका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक, यहाँ पर एक ये रेखा जो जा रही है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री क्या कहते हैं इसको, उत्तरी अक्षांश, या आपको
इसका अलग नाम दिया गया है एक कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पर भी एक आप उसी समान नीचे में भी एक लाइन खींच देते हैं ये, और ये बना है आपका 23.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर है ये, ठीक है, दक्षिणी देशांतर, दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश है ये। देखिए दक्षिणी उत्तर, देखिए ये आपका मध्य वाला डिवीजन हो गया था आपका कौन सा? भूमध्य रेखा, ठीक, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा की जो जितने भी ऊपर रेखा आपकी हैं, जो अक्षांश रेखा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? उत्तरी अक्षांश। जबकि जो नीचे वाले जो क्षेत्र हैं, नीचे वाले में जो लाइन्स हैं ये सभी, ये आपका क्या कहला रहे हैं? दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार आपका पूर्वी देशांतर रेखाएं कहला रही हैं कौन सी आपकी? इधर वाली जो है लंबी खड़ी रेखा, ये जो लंबी बनी हुई है सीधा, ये आपका पूर्व की दिशा में है, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। जबकि आपका इधर वाली जो रेखाएं दिख रही है लेफ्ट में, ये आपका हो गया पश्चिमी देशांतर रेखा। इस प्रकार से आपका डिवाइड किया गया है संपूर्ण पृथ्वी को, ठीक है। ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री से मेज़र किया जाता है। वहीं आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम 0 डिग्री आपका इंग्लैंड से गुजरती है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम वहीं से ही आपका डिसाइड होता है, प्राइम टाइम, ठीक है। इस चीज़ को, दो चीज़ को याद रखना है। भारत से कर्क रेखा गुजरती है, इसको याद रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि इंडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आपका इलाहाबाद नैनीताल से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। इतना को छोटा सा फिगर को आप समझिएगा। यहाँ मैं इसको आप लोगों को लिखवा देता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। पहला पॉइंट है आप लोगों का कि भारत का जो आकार ये कैसा है? चतुष्कोण है। मैं हर एक बात को लिखवा रहा हूँ दोस्तों। परीक्षा में आजकल साधारण प्रश्न भी देखने को मिलते हैं और जटिल प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो चतुष्कोण आकार का है भारत, क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए आप लोग दोस्तों कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध अक्षांश के अनुसार लिखिए यहाँ पर, अक्षांश रेखानुसार, ठीक है, एवं पूर्वी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब इंग्लिश में हेमिस्फीयर, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध अर्थात देशांतर रेखा अनुसार इसकी स्थिति हुई उत्तरी पूर्व गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है, अर्थात नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक इसकी स्थिति है ये। चलिए मैप में आपको बता दिया हूँ। ये आपका हो गया दक्षिण पोल, ये आपको बोलते हैं साउथ पोल, या इसी को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। वहीं ये आपका कहलाता है आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, ठीक है। बीच वाले लाइन को जो बोला जाता है इक्वेटर है, भूमध्य रेखा आप लोग लिख लेंगे इसे, या इसे को ही विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग कि भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर
32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों कि भारत का क्षेत्रफल विश्व क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.62% है, 2.42% है। कितना है? 2.42% है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट लिखिए आप लोग, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल हो गया आपका। भारत का क्षेत्रफल विश्व में, याद रखेंगे, 7वां है दोस्तों, विश्व में 7वें स्थान पर है। देशों में देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व में 7वां बड़ा देश है ये। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? रशिया है, मैं आपको बताऊंगा। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला चीज़ तो 7वें स्थान पर है, मैं बता रहा हूँ। तो इस कड़ी में हम लोग ये देख लेते हैं कि सबसे पहला जो है आपका बड़ा देश कौन सा है, वो है रूस, रशिया। ठीक है, रशिया के बाद आपको याद रखना है कि कनाडा, रशिया के बाद आपका कनाडा हो गया। कनाडा के बाद तीसरे नंबर पे आता है चाइना। ठीक है, चाइना के बाद आपका हो गया अमेरिका। ठीक, अमेरिका के बाद हो गया आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद आपका हो गया इससे बड़ा, इससे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है आपका इंडिया। ठीक, और इंडिया के बाद भी आप याद कर सकते हैं दोस्तों कि आएगा आपका अर्जेंटीना। लास्ट फीफा वर्ल्ड कप अभी 2026 में अगला विश्व कप होगा। ठीक है, लास्ट टाइम का विजेता टीम कौन सा था? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना किससे बड़ा आपको याद रखना है, तो इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है कि भारत का क्रम है आपका 7वां, सबसे बड़ा है आपका रूस के बाद याद रखना है कनाडा, और कनाडा के बाद चाइना, और चाइना के बाद अमेरिका के बाद ब्राज़ील, और फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इसका इंडिया 7वें नंबर पर, फिर अर्जेंटीना 8वां, और इंडोनेशिया 9वें नंबर पर है। इतना आप लोगों को छोटी सी जानकारी दिमाग में बैठानी है। ठीक है, अब देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना है? 17.5% मौजूद है। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। और 17.5% के साथ ये विश्व में सेकंड पोजीशन पर है। कौन से पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है, मतलब जनसंख्या में ये दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? तो चाइना की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। लेकिन भारत की जो अभी जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुए ये आपको चाइना को भी बीट कर देगा। किंतु अभी नवीन जानकारी के अनुसार 2023 में संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएनओ के अनुसार 2023 से भारत विश्व का सबसे आबादी वाला देश हो गया है। सबसे आबादी वाला देश हो गया है। ठीक है, सबसे आबादी वाला देश, लगभग 1.46 बिलियन आबादी हो गई है भारत की। ठीक है, तकरीबन 150 करोड़, समझ रहे हैं आप लोग, 150 करोड़ जनसंख्या हो गया है भारत का। चीन को पछाड़ दिया है भारत ने। ठीक है, चीन से भी अधिक हो गई है भारत की जनसंख्या। अब ये दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। वो 2011 की जनगणना के अनुसार था। वर्तमान में यूएनओ के अनुसार
विश्व का सबसे आबादी वाला देश हो गया भारत। भारत की आबादी है आपका 1.46 बिलियन, या इसे आप 150 करोड़ भी बोल सकते हैं। ठीक है। चीन, वहीं चीन में देखा जाए तो चाइना कितना भी 1.42 बिलियन है। ठीक है, मतलब कि 142 करोड़ है। 8 करोड़ की जनसंख्या भारत का ज़्यादा हो गया है। ठीक है, +8 करोड़, इतना को ध्यान रखना है। अब भारत का यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, मतलब भारत का विस्तार। भारत का विस्तार देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत का जो विस्तार है, ये हो गया आपका 8 डिग्री 4 मिनट। क्या होगा ये? आपका उत्तरी अक्षांश। अर्थात अब देखिए यहाँ पे उत्तरी क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि भारत पूरे गोलार्ध में किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो यहाँ पर मैं उत्तरी लिख रहा हूँ, उत्तरी। ठीक है, नॉर्थन। ये मत सोचिएगा कि ये साउथ में होने के बावजूद उत्तरी क्यों लिख रहे हैं सर यहाँ पर, क्योंकि ये पूरे विश्व के क्षेत्र के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो है 8 डिग्री है 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, याद रखेंगे पहला चीज़। जबकि उत्तरी सीमा जो है, उत्तर बिंदु है, वो है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 06 मिनट, आप इसको 06 कर लेंगे। उत्तरी अक्षांश है ये भी। ठीक, ये रेखाओं की बात कर रहा हूँ ना, आप लोग समझ रहे होंगे कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं चल रही हैं। ये जो पॉइंट है ये है आपका उत्तरी अक्षांश, और ये जो रेखा जा रही है ये आपकी कौन सी है? याद रखेंगे, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक, जबकि ये जो क्षेत्र है भारत का पूर्वी क्षेत्र जो है, ये आपका कितना है? आपका पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। जबकि ये वाला जो क्षेत्र है, बाउंड्री बता रहा हूँ मैं भारत का। ठीक है दोस्तों, समझना है विस्तार भारत का, कहाँ तक इसका विस्तार है। तो पश्चिम क्षेत्र में भारत कहाँ तक स्थित है? तो 68 डिग्री 7 मिनट आपका पूर्वी देशांतर। अब देखिए, पश्चिम में होने के बावजूद आप बोलेंगे कि सर पूर्वी क्यों लिखा रहे हैं, क्योंकि मैं बताया हूँ ना, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्व का क्षेत्र में अपन पूर्व लिख रहे हैं। पूर्वी देशांतर आपका हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए। सर्दी होने की वजह से आप लोगों को मैं क्लासेस टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ये बताया मैं आपको 8 डिग्री 4 मिनट, ये हो गया आपका 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है ये? उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, ये वाली जो लाइंस जा रही हैं इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। मैं भी आपको बताया हूँ, हिंदी में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड, जबकि इंग्लिश में ये वाली लाइंस को क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूड। अब ये लंबा दिख रहा है तो ये समझ लीजिए लॉन्गिट्यूड है, या जो ये लेटा हुआ दिख रहा था ये है लैटिट्यूड। तो जो लेटा है वो लैटिट्यूड है और जो खड़ा है वो लॉन्गिट्यूड है। अभी जो बताया मैं आपको 8 डिग्री 4 मिनट, ये आपका क्या है? उत्तरी अक्षांश से लेटा हुआ अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड है ये। ठीक है, जबकि ये वाला जो लाइन बता रहा था मैं, ऐसा गया है जो, ठीक, ये आपका क्या है? लॉन्गिट्यूड है। ठीक, देशांतर रेखा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका क्या? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी मतलब हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया 97 डिग्री 25 मिनट आपका हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ये हो गया 37 डिग्री 6 मिनट आपका क्या हो गया? उत्तरी अक्षांश, मतलब कि नॉर्थन हेमिस्फीयर। नॉर्थन आपका लेटीट्यूड क्या हो गया? नॉर्थन लेटीट्यूड। इसको आप लोग ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कर लेंगे। ठीक, हिंदी में बता चुका हूँ मैं। ये चीज़ें आपकी दिख रही हैं, ये क्लियर है।
अब भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इसको क्या बोलते हैं ये याद रखना है। इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। ठीक है, कोल बोलते हैं, इसको याद रखना है। कहाँ पर स्थित है ये? तो भारत का सबसे उत्तरी क्षेत्र अभी लद्दाख है और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी कौन सा है आपका? लद्दाख है। इसे याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, यहीं पर ही क्या है आपका? इंदिरा कॉल है जो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। वहीं मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में तमिलनाडु में है आपका कौन सा? कैप कमोरिन, जिसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं। क्या है आपका? कैप कैमोरिन। किस राज्य में है? तो याद रखना है तमिलनाडु। भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका तमिलनाडु है, याद रखेंगे। कैप कमोरिन या कन्याकुमारी के नाम से भी जाना जाता है दक्षिणी बिंदु भारत का। ठीक है, कैप कैमोरिन लिखवाऊंगा, इसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र जो मैं आपको बताया हूँ, कौन सा आपका? पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट, ये आपका गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिम राज्य कौन सा है? गुजरात। गौर माता कहाँ से गुजरती है रेखा? गौर माता से गुजरती है, गुजरात के गौर माता से। जबकि आपका पूर्वी देशांतर रेखा 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका गुजरता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के कीबुथु से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, इसे याद रखेंगे। ठीक, ये हो गया। ये जो लाइन जो गुजर रहा है आपका, ये मान के चलिए आपका कौन सा है? 82.5 डिग्री। इलाहाबाद के नैनी पर स्थित है ये, इलाहाबाद के नैनी पर 82 डिग्री 1/2। यहीं से ही आपका भारत का समय रेखा का डिसाइड होता है। अब मैं बताऊंगा कि समय रेखा जो आपका गुजरात में समय कितना हो रहा है और आपका अरुणाचल प्रदेश में कितना समय हो रहा है, कितना अंतर है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। सभी चीज़ें बारीकी से समझेंगे। ठीक है, ये जो दोनों का कटान बिंदु है, ये दोनों क्षेत्र का जो कटान बिंदु है, ये छत्तीसगढ़ राज्य के कोरिया जिले के बलम के पहाड़ी से बैकुंठपुर के निकट से गुजरती है। दोनों एक क्रॉस होती, इंटरसेक्ट होती हैं दोनों लाइनें। ठीक है, कौन सा? आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसको याद रखना है, ये कर्क रेखा है दोस्तों। ठीक है, 23.5 डिग्री। चलिए मैं आपको नेक्स्ट फिगर में बताता हूँ, जैसे और अच्छे से बाद में डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और समझना है आप लोगों को कि यदि संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा, संपूर्ण भारत का, देखिए भारत का जो नक्शा है मैं आपको अभी और दिखाऊंगा। यहाँ पर आपका क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है दोस्तों। तो ये भी आपका भारत का ही क्या है? एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार अगर बड़ा, तीसरे नंबर का बड़ा ये सबसे क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो भारत का सबसे संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो याद रखना है 6 डिग्री 4 मिनट। कहाँ से है? आपका ये दक्षिणी अंडमान। इसी को ही क्या बोलते हैं? याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, या इसे को हम लोग क्या बोलते थे? पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट बोलते हैं। देखिए ये सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, लिखवाऊंगा भी। चीज़ों को समझते चलना है कि ये जो अभी मैं बनाया हूँ ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इसका जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु बोले तो 6 डिग्री 4 मिनट आपका इंदिरा पॉइंट ही है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। इसका अन्य नाम है पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, अब यहीं पर एक बात और याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर थी, अब उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में आपका क्या है? राजधानी है दोस्तों। ठीक है, माफ़ करिएगा, मध्य अंडमान में आपका क्या है? सबसे बड़ा आपका द्वीप समूह है अंडमान एंड निकोबार का। लेकिन जो आपका राजधानी है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है, श्री विजयपुरम। इसे याद रखेंगे, श्री विजयपुरम जो आपका दक्षिणी अंडमान में स्थित है और ये आपका नई राजधानी है इसका। किसका? अंडमान एंड द्वीप समूह का। पहले कौन सा था आपका? पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ठीक, चलिए अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखाया था कि कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है,
ये हो गया आपका, मान लीजिए, भारत का नक्शा। यदि गलत बन जाए तो माफ़ करिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रयास है ये आप लोगों के पढ़ाने के लिए। चलिए, ये एक छोटा सा मैप है आप लोगों के लिए यहाँ पर समझाने के लिए। ठीक, यहाँ पर हमको ये देखना है कि 23.5 डिग्री कितने राज्यों से होकर गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो ये आपका क्षेत्र हो गया कौन सा, गुजरात वाला। ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपका राजस्थान वाला हो गया, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र हो गया आपका, मान के चलिए, मध्य प्रदेश। ये क्षेत्र है जो है आपका, ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। राजस्थान ये हो गया, गुजरात ये हो गया आपका, मध्य प्रदेश यहाँ से गुजरती है रेखा। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये हो गया झारखंड वाला क्षेत्र जो हो गया, ठीक। इसके बाद आप झारखंड के बाद याद रखेंगे कौन सा है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया। ये पश्चिम बंगाल के बाद आपको याद रखना है त्रिपुरा को याद रखना है। ये मान लीजिए आपका ये त्रिपुरा है और ये इधर आपका मिजोरम है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपका कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये आपका कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8। ये आपका हो गया गुजरात, ये आपका राजस्थान को याद रखना है, ये हो गया आपका एमपी मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये हो गया आपका झारखंड को याद रखना है, ये आपका जो हो गया पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ये लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी भी, ये वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल से गुजर रही है क्योंकि ये क्षेत्र आपका उड़ीसा है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, इसको याद रखेंगे। ये आपका वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र हो गया और वेस्ट बंगाल के बाद याद रखना ये त्रिपुरा हो गया और ये हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। फिर मिजोरम के नीचे आता है मणिपुर। तो इस प्रकार से भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है क्या, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्यों से, तो देखिए मैं बताया हूँ कि गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान में आप लोग देखेंगे यहाँ पर नोटिस करेंगे ये वाला जो क्षेत्र है बहुत ही न्यूनतम है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि कर्क रेखा सबसे कम कहाँ से गुजरती है, तो याद रखेंगे राजस्थान। राजस्थान में सबसे कम गुजरती है। वहीं आपका एमपी में देखिए, जो एमपी में दिख रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्षेत्र किसका, एमपी का है। तो एमपी में सर्वाधिक है कर्क रेखा का, यहाँ से गुजरती, याद रखेंगे सर्वाधिक। एमपी के बाद सीजी को याद रखना है, सीजी के बाद झारखंड को, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल के बाद आपको त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद आपको याद रखना है मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है क्या आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब इसी में ही आप लोग ये भी देख लीजिए लाइन से लगा हुआ क्या है, भारत का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको भी देख लीजिए, ठीक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपका मध्य प्रदेश है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश। तो ये आपका जो है यूपी वाला क्षेत्र है पूरा, ठीक है। ये हो गया यूपी वाला क्षेत्र। यहाँ पर आपका क्या है, उड़ीसा क्षेत्र खत्म होता है, भारत के साथ जो लगा हुआ सीमा है। ये आपका तेलंगाना इधर, ये आपका क्या है तेलंगाना, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक। यहाँ पर भी सीमा बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। मैपिंग में और भी डिटेल बताऊंगा। अभी यहाँ पे कर्क रेखा और भारत का मानक समय रेखा को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। पूरे राज्यों को मैं अच्छे से बताऊंगा यहाँ पर चीज़ें कैसे क्या हैं। यहाँ पर आपको देखना है कि यूपी ये आपका क्या है 82.5 डिग्री लगभग, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो गया 82.5 डिग्री। कितने राज्यों से गुजर रहा है आपका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मतलब कि 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय रेखा, यहीं से ही
भारत का समय रेखा डिसाइड होता है। ठीक है, सब चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, बस आप लोग धैर्य बना के पढ़ते चलिए, चीज़ें धीरे धीरे आपके यहाँ पे क्लियर होते चलेंगी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका जो है भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? यूपी देख लिया हमने, यूपी हो गया। यूपी के बाद ये हो गया आपका एमपी से गुजर रहा है, ये जो सेक्शन है। एमपी के बाद सीजी से गुजर रहा है। सीजी के बाद आपका ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है यहाँ पास, और ये आंध्र प्रदेश से होकर के नीचे आ जा रहा है। तो यूपी के बाद याद रखना है आप लोगों को कौन सा? एमपी के बाद सीजी के बाद आपका हो गया उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपका भारतीय मानक समय रेखा। दोनों का कटान बिंदु आपका कोरिया, छत्तीसगढ़ का जो कोरिया जिला है, यहाँ से ये क्रॉस करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न करता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री और मानक समय रेखा 82.5 डिग्री में कौन कौन सा राज्य समान है। ठीक है, कौन कौन सा राज्य समान है अगर पूछता है तो एमपी एंड सीजी आंसर होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपका कर्क रेखा भी गुजरती है, साथ ही साथ आईएसटी भी गुजरती है। कैसे? यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपका एमपी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर से भी गुजर रहा है एमपी में, क्या आपका आईएसटी गुजर रहा है, जबकि एमपी से आपका क्या गुजर रहा है? कर्क रेखा भी गुजर रहा है। छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा आपका आईएसटी गुजर रहा है, कर्क रेखा गुजर रहा है, और आईएसटी भी गुजर रहा है, ये रेखा भी गुजर रही है। ठीक है, तो इसलिए एमपी और सीजी 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों गुजरते हैं। अगर प्रश्न करता है कि कर्क रेखा और मानक समय रेखा में कौन कौन सा राज्य समान है, तो एमपी और सीजी कॉमन स्टेट है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी मैं आप लोगों को जानकारी भी उपलब्ध कराते जाऊँगा। ट्रिक भी है मेरे पास, जैसे आंधी में छाता ऊपर उड़ा, 5 राज्य हो गए। आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, में छाता हो गया छत्तीसगढ़, ऊपर यूपी, उड़ा उड़ीसा, 5 राज्य ये हो गए आपके जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती। पर मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखा करके समझाना चाहता हूँ कि यूपी में गुजरा है, एमपी में गुजरा है, सीजी में गुजरा है, उड़ीसा में गुजरा है और आंध्र प्रदेश में गुजरा है। तो आपको मैप के माध्यम से भूगोल पढ़ना है, ट्रिक के माध्यम से नहीं। ट्रिक आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर मैप को मन में बसा लिए तो आपका पूरा सब चीज़ क्लियर होगा। भूगोल का शुरुआत में इसीलिए किया हूँ। आपका जीएस में मैं चाहता तो संविधान भी शुरू कर सकता था या इतिहास भी शुरू कर सकता था, पर जब तक भारत का नक्शा नहीं दिखेगा, आपको भारत का जो नक्शा नहीं दिखेगा, मैप नहीं दिखेगा, तो आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत का भूगोल सबसे पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा आप लोगों को कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई। इतिहास में प्रश्न करता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरठ से हुई। अब मेरठ आपको दिखेगा नहीं मैप में, तो आप कैसे कल्पना करोगे? मेरठ कहाँ है आपका? यूपी में है। तो ये सब चीज़ों को समझना है। जब मैं इतिहास पढ़ाऊँगा कि वास्को ड गामा कहाँ से भारत आया, कहाँ पर पहुँचा, सब चीज़ दिखना चाहिए। कलिकट दिखना चाहिए, केरल दिखना चाहिए, आपको सभी चीज़ें आपका मन में दिखना चाहिए। आप कल्पना करना चाहिए वो चीज़ों को। जब तक आप लोग इसको फील नहीं करोगे तब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा कोई भी चीज़, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर भूगोल की क्लासेस सबसे पहले हम लोग शुरू किए हैं। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए वीडियो डालने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझेंगे। पर आप लोगों को मैं जो बोला हूँ कि आप लोगों को मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा समय रहते हुए, अपने तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। तो आप लोग विश्वास बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा दोस्तों। जो प्लेलिस्ट में अभी सेक्शन बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जो भी आपका काम का चीज़ है, छत्तीसगढ़ बना हुआ है, सीजी है, सीजी का एमसीक्यू भी मैं बता चुका हूँ और थ्योरी की क्लासेस भी डल चुकी हैं। मैथ्स रीजनिंग का आपका संख्या पद्धति को पूरा पढ़ा चुका हूँ। संख्या पद्धति मैथ्स रीजनिंग में आपका नंबर सिस्टम भी मैं करा चुका हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण का भी डल चुका है वीडियो, करंट अफेयर्स का भी वीडियो डल चुका है। आप लोग उसको ख़त्म करिए, क्योंकि वो भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, वो भी आपके एग्जाम का ही पार्ट है। उसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही आपको, ठीक है। महतारी बंधन योजना कभी भी प्रश्न किया जा सकता है ना। हर महीना 1000 रुपये महिलाओं के खाते में जा रहे हैं। लगभग 70 लाख महिलाएं प्रभावित हैं। 7 अरब रुपये हर महीने खाते में जा रहे हैं महिलाओं के। सभी चीज़ें कब से शुरू हुआ है? 10 मार्च से हुआ है। कितने राशि दिया जा रहा है, क्या क्या प्रावधान है, करंट अफेयर्स में बताया हुआ मैं पूरा आपको। तो आप लोग उस चीज़ों को पढ़ते चलिए। करंट अफेयर्स की क्लासेस, सीजी की क्लासेस, मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस, आर्थिक सर्वेक्षण का हो गया, एमसीक्यू के माध्यम से भी हो गया। जीएस में आपको पहला क्लास में संविधान का लिया, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। भूगोल शुरुआत कर दिए, भूगोल को ख़त्म करने का टारगेट है कि इस महीने हम लोग ख़त्म कर दें भूगोल आपका, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का मैथ्स रीजनिंग का रहेगा
और सीडीपी या फिर छत्तीसगढ़ का रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें कंप्लीट होते चलेंगे। आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और कभी पॉसिबल हुआ तो दोस्तों आप लोगों के साथ लाइव आएंगे हम। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।